हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला जब समय होला कमजोर। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। नमस्कार, उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जब व्यक्ति का समय खराब हो जाता है तो सब कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन बाबू साहब हम लोग जो अर्जित कर रहे हैं, हम लोग जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर इस चीज की भंडार है, यानी आपके अंदर ज्ञान, नॉलेज या शिक्षा का भंडार है, तो ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बाबू साहब आज आप लोगों को हम बहुत ही सुंदर चैप्टर जो है धातु अधातु, इसका प्रश्न उत्तर हम तो अपने ऑफलाइन बैच में करवा दिए हुए हैं और आप लोगों को आज हम लाइव क्लास के भी माध्यम से ये सब चीज करवा चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें त्रुटि हो गया था कि मतलब बच्चे उसमें कुछ नहीं जुड़ पाए थे, इसलिए आज हम आप लोगों को धातु अधातु का जो बहुत ही सुंदर टॉपिक होता है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, आज हम उसको आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका से उसका जो बेस्ट ऑब्जेक्टिव्स है जो पूछा जाएगा एग्जाम में, उसको हम आप लोगों को क्लियर करवा दे रहे हैं, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका से बिना समय को गवाए हुए इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। आइए, सबसे आज जो हमारा पहले क्लास रहेगा वो आप लोग देख सकते हैं कि पूरा ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से रहेगा और इसमें बहुत सारा सवाल है जो एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण में भी ये काफी जो है पूछा हुआ है ना। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारा बाबू साहब क्वेश्चन है कि हीलियम आखिर कैसा तत्व है, वो आपको बताना है। हीलियम के बारे में जानते हैं? हीलियम किस प्रकार का तत्व होता है? तत्व बाबू लगभग समझ लीजिए कि 115-20 के करीब है, 119 के करीब है एक तत्व। लेकिन हीलियम को अगर आपको पूछा जाता है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम आपको हम 6 तत्व बताते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये 6 ऐसा तत्व होता है बाबू, इसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं और ये क्या होता है, अक्रिय तत्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये इसके पूर्णतः जो कक्षा होते हैं वो भरे होते हैं। इसके जो कक्षा होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे होते हैं, तो इसलिए हीलियम को अक्रिय तत्व कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा जो है हीलियम कैसा तत्व होता है, तो ये एक प्रकार का अक्रिय तत्व होता है। इसमें से कोई भी बाबू पूछ दे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्रिय तत्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए बाबू क्या है कि सिलिका क्या है। सिलिका आप लोग अगर कोई भी महंगा सामान मंगवाते होइएगा बाबू, तो उसमें ये वाला पैकेट जो है आप लोगों को दे दिया जाता है उसमें, ताकि उसमें नमी नहीं जाए। जो चीज मान लीजिए नमी से बचने के लिए दिया जाता है, कुछ ऐसा चीज होता है जिसमें पानी नहीं लगे या पानी जाएगा तो वो खराब होने का डर रहेगा, उसमें मॉइस्चर को कम करने के लिए ये डाल दिया जाता है। तो सिलिका जो होता है बाबू, ये धातु अधातु या उपधातु नहीं होता है, इनमें से कोई भी चीज नहीं होता है। ये एक प्रकार का अलग ही यौगिक होता है, याद रखिएगा। ये कोई भी धातु अधातु नहीं होते हैं। समझने में कोई दिक्कत है बाबू? आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला हमारा सवाल है कि अक्रिय तत्व कौन है। अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए थे और ज्यादा से ज्यादा हीलियम ही इसके बारे में पूछा जाता है। जो पहला है अक्रिय तत्व वो कौन होगा बाबू? हीलियम होगा। एकदम मस्ती से आप लोग सीखते चलिए। और अगर बाबू ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो आपको धातु अधातु से रिलेटेड सवाल नहीं छूट पाएगा। आइए, लोहे की परमाणु संख्या। लोहा एक बहुत उपयोगी धातु होता है बाबू। इसका तो आप लोग जानते होंगे कि घर बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए हर जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो परमाणु संख्या होता है बाबू वो कितना होता है? 26 होता है। ये याद रखिएगा, 26 होता है। 23 दूसरा का होता है, 25 ये सब दूसरा तत्व का होता है, 26 इसका होता है। आइए अगला हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर करके, ऑक्सीजन जो है, जो हम लोग श्वसन में लेते हैं गैस, उस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यानी कि उच्च गलनांक, जिसका मतलब बहुत अधिक हम लोग तापमान देंगे ना तो वो गल पाएगा, है ना। निर्मित करती है। यह यौगिक जल में घुल जाता है। जल में घुल जाता है, विलय का मतलब हुआ तो उसमें ये घुल जाएगा। तो बताइए कि यह कौन सा तत्व हो सकता है?
तो यह जो बाबू तत्व होगा ये कैल्शियम होगा, क्योंकि कैल्शियम से ही बनाया जाता है चूना, CaO, चूना जो बनाया जाता है। और ये चीज ऐसा है कि ये जल में घुल जाता है। बाकी कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया या लोहा हो गया, ये सभी का सभी जल में नहीं घुल पाता है ना। ये सब जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, मतलब क्या उसमें नहीं मिल पाएगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल आइए, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हम तो अभी आप लोग को बता ही दिए कि He2, इसका जो हीलियम होता है इसका रोल नंबर 2 होता है। इसका जब बनाइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2 होता है, तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझने में कोई दिक्कत है? आइए बाबू हम लोग अगला समझने का प्रयास करते हैं। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? बाबू सब, एक्वा रेजिया एक ऐसा एसिड होता है, एक इतना पावरफुल एसिड होता है कि इसमें सोना को भी अगर आप डालिएगा ना तो ये गल जाता है ना। तो ये एक ऐसा मतलब समझिए कि 2 अम्लों का मिश्रण होता है। ये एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और एक नाइट्रिक अम्ल होता है। इसका मिश्रण को हम लोग कहते हैं एक्वा रेजिया, है ना। और एक्वा रेजिया में जो अनुपात होता है वो होता है 3:1। एक्वा रेजिया जो मिश्रण होता है, यानी ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का जो उसमें मिश्रण होता है वो कितना होता है? 3:1। कभी कभी एग्जाम में इसको इधर इसको उधर कर देगा तो तब आपको 1:3 देना है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया में क्या क्या चीज गल सकता है ना। तो एक्वा रेजिया में बाबू क्या सब गल सकता है बताइए? एक्वा रेजिया में सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब जो धातु होते हैं वो गल जाता है। कोई दिक्कत? आइए अगला हम लोग चलते बाबू। अगला है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? बाबू सब, लोहा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, सोना भी धातु है, लेकिन कॉपर ये सॉरी कार्बन क्या है बताइए? कार्बन क्या है बताइए? ये एक प्रकार का अधातु है। कार्बन आप लोग जानते होंगे एक बहुत ही उपयोगी अधातु है। आप लोगों का तो एक चैप्टर बना हुआ है कार्बन वाला, है ना। कार्बन में देखिएगा केमिस्ट्री में एक पूरा चैप्टर है कार्बनिक रसायन, वो एकदम पूरा कार्बने पर बना होता है, कार्बन चैप्टर। आइए हम लोग अगला समझने का प्रयास करते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया, यानी बाबू लोहे की कोई वस्तु है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर लोहा की कोई छड़ है, वस्तु है, और इसको बचाने के लिए इसके ऊपर एक जो है इसका लेप चढ़ा दिया जाता है। कौन सा तत्व होता है उसका लेप चढ़ाया जाता है? तो ये सुना होता है जिंक का, जिंक या जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। और याद रखिएगा इसको हम लोग यशद लेपन भी कहते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, गैल्वेनीकरण को ही हम लोग यशद लेपन भी कहते हैं। एकदम मस्त तरीका से सीख रहे हैं बाबू सब। जो है आप लोग अगर इसको अच्छा से तैयारी कर लेते हैं तो आपको एक बात बोल देते हैं कि कभी भी दिक्कत नहीं होगा। एकदम मेहनत करते रहना है, आप लोग को समझते रहना है। आइए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? वह कौन ऐसा अधातु है बाबू जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तो याद रखिएगा, धातु जब पूछा जाएगा तो पारा होगा, लेकिन अधातु ना पूछा है सोना हो तो क्या होगा? ब्रोमीन होगा। अधातु पूछेगा तो क्या होगा? ब्रोमीन। समझ रहे हैं? धातु पूछा जाएगा तो पारा जवाब देना है और अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन आपको जवाब देना है। आइए अगला सवाल को देखते हैं। सीसा, यहाँ सॉरी सीमा कर दिए हैं, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को बाबू हम लोग सोल्डर कहते हैं। देखिएगा इसी तरीका का एक सोल्डिंग वाला आता है, जिसको इस तरीका से जो है मोबाइल वाला मिस्त्री सब होता है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स तार को जोड़ने के लिए देखिएगा जो है सोल्डिंग करना पड़ता है। तो सोल्डर एक तार आता है, वही सोल्डर जो है क्या चीज का बना होता है? सीसा और टीन का बना होता है। आइए सुना अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट, लेड बाबू हम लोग सीसा को कहते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना। ये लेड नाइट्रेट है। और लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं बाबू, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलता है। नाइट्रोजन नहीं याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलता है। कोई दिक्कत है? आइए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जाता है बताइए बाबू? चाकू से किसको हम लोग काट सकते हैं? चाकू से तो हम लोग लिथियम को ही काट सकते हैं। और एक बेस्ट आंसर भी सोडियम भी होता है इसका, ये याद रखिएगा।
चाकू से जब हम लोग काटने का काम करते हैं किसको, या तो सोडियम अगर ऑप्शन में है तो सोडियम, नहीं तो अगर लिथियम दिया हुआ है तो लिथियम आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए अगला हमारा सवाल है, आइए ये सवाल क्या है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है बाबू। तो इसमें से आप ध्यान से देखिएगा, तो जब आप लोग अभिक्रियाशीलता श्रेणी को या क्रियाशीलता श्रेणी को देखिएगा बाबू सब, तो इसमें कॉपर, सोना, चांदी ये सब भी तो लगभग नीचे ही रहता है। एक बार हम लिख लेते हैं कि नासा, मंगल, जन, फेकड, कोनी, SNPB, HCU, AgAu, है ना। तो इसमें से सबसे अधिक कौन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो देखिए ध्यान से, इस सक्रियता श्रेणी में पारा का तो बात नहीं है, लेकिन इन सब में अगर चांदी, पारा, इन सब चीज का बात कर दिया जाए तो इसमें सबसे राइट क्या हो जाएगा, आपको ध्यान से देखिए कॉपर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये ध्यान में रखिएगा, ये भी उतना ज्यादा नहीं होता है। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर, देखिए यानी लाल तप्त जो आयरन होता है बाबू, इस पर अगर हम लोग जल वाष्प को प्रवाहित करेंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा। तो बाबू सब जब लाल तप्त आयरन पर किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, Fe3O4 का, Fe3O4 याद रखिएगा, इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये ध्यान में रखना है, लाल तप्त आयरन पर जब हम लोग पानी डालेंगे या जल वाष्प भी अगर प्रवाहित करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो बाबू सब ऑक्सीजन से संयोग जो है गोल्ड नहीं करता, यानी सोना आप लोग देखते होइएगा, हम लोगों के घर में तो माताएं बहनें सब सोना का पहने होता है गहना सब, तो वो देखिएगा ऑक्सीजन जो है ये हमारे बाहरी वातावरण में जो हवा बहती है उनसे तो अभिक्रिया नहीं करती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका गोल्ड हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना जो होता है बाबू, जो गहना बनाने वाला सोना होता है वो शुद्ध जो पूरा प्योर होता है वो कितने कैरेट का होता है बाबू। तो सब जानते होइएगा ये सवाल 24 कैरेट का होता है क्या। आइए अगला देखते हैं, नाइट्रोजन अणु में यानी N2 जो होता है बाबू, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में, तो नाइट्रोजन जो होता है बाबू, नाइट्रोजन अणु, इसमें अगर आप लोग इसका जब संयोजकता बनाएंगे तो इसमें 3 जो है सहसंयोजक बंधन आ जाता है, यानी इसके बाहरी कक्षा में 3 जुड़ने वाला जो है हाथ हो जाते हैं। तो ये ध्यान में आप लोगों को रखना है, सहसंयोजक बंधन 3 होते हैं इसमें। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। बाबू सब आयनिक यौगिक उसको हम लोग कहते हैं जिसमें क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये 4 तत्व अगर किसी में मिल जाए तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उसको हम लोग आयनिक तत्व, आयनिक यौगिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण हो जाता है, इसमें साझा नहीं करते हैं, है ना। आइए अगला सवाल, निम्नांकित में कौन उपधातु है। उपधातु किसको कहेंगे, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो देखिए लोहा उपधातु नहीं होता है, कॉपर भी नहीं होता है, निकेल भी नहीं होता है, लेकिन एंटीमनी जो होता है Sd, है ना, याद रखिएगा। ये जो होता है क्या होता है, एक उपधातु का उदाहरण होता है। अगला ये पीतल क्या है, पीतल, तो पीतल बाबू बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर जगह पर पूछा जा रहा है। तो ये है मिश्र धातु का उदाहरण है, यानी ये 2 चीज को मिला करके तांबा को, है ना, तांबा और जिंक को जब मिला दिया जाता है बाबू सब, तो इनसे जो प्राप्त होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। तांबा और जिंक से जो बनता है तो उसको हम लोग पीतल कहते हैं। आइए सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन होता है, सबसे अधिक कौन होता है बाबू। तो इसमें ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो इसमें सोडियम जो है, इसमें राइट इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम बाबू बहुत ही अभिक्रियाशील तत्व होता है, पानी में फेंकिएगा ये पानी से अभिक्रिया कर लेता है, हवा से सारा चीज से खटाखट स्पीड में अभिक्रिया कर लेता है। आइए अगला देखते हैं, पारे का अयस्क क्या है। अयस्क जानते हैं किसको कहते हैं, मतलब जिस चीज से धातु निकाला जाता है, समझ जाइए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो पारा का जो है बाबू एक वो अयस्क होता है, पारा का एकमात्र अयस्क होता है जिसका नाम क्या है बाबू, सिने बार, और इसका सूत्र होता है सोना सब HGS, इसका सूत्र होता है HGS, यानी सिने बार जो है पारा का एकमात्र अयस्क है, ये ध्यान में रखना है आप लोग को। अगला आइए,
बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट का बात करें बाबू, नहीं सुने आप लोग, गाना सुने होइएगा कि जैसे लैला किसके लिए बदनाम था? मजनू के लिए हो, तो वैसे ही जो है बॉक्साइट किसके लिए बदनाम है जानते हैं? एल्युमिनियम के लिए। जहां भी सवाल आवे और बॉक्साइट वाला बहुत पूछा जा रहा है तो इसको ध्यान में रखिएगा कि बॉक्साइट क्या है बाबू? एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाया जाता है? तो याद रखिएगा, लोहा को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक नामक धातु जो है सो चढ़ा दिया जाता है। जैसे अभी जस्ट बताए थे ना कि लोहा की कोई वस्तु है, इस पर क्या चढ़ाया जाता है, इस तरीका से चढ़ा दीजिएगा तो ये अंदर वाला लोहा एकदम सुरक्षित बचा रहता है। तो ये जिंक रहता है, जिसको हम लोग यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन, जिसको यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, ये सब भी आप लोग बोल सकते हैं। गैल्वेनीकरण, यसद लेपन, ये सब क्या कहलाएगा बताइए? एकदम जिंक धातु से होता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में, विद्युत अपघटनी परिष्करण जो होता है बाबू, इस तरीका से इसमें हम लोग अम्ल वाला चीज ले लेते हैं, अम्लीय चीज, और इसमें दो एनोड और कैथोड बनाया जाता है। एगो पर प्लस चार्ज रहता है और एगो पर माइनस चार्ज रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एनोड। इसको क्या कहते हैं? एनोड। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज बाबू? एनोड कहते हैं इसको, एनोड। इधर वाला को हम लोग कहते हैं सोना सब क्या चीज? कैथोड। कैथोड। तो अशुद्ध जो बनाया जाता है वो एनोड का बनाया जाता है, ताकि उस पर से गंदगियां क्या हो, साइड हो जाए और ये बिल्कुल एकदम शुद्ध हो जाए। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला आइए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? यानी इन सबों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो पोटेशियम अगर दिया हुआ है तो पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा, अन्यथा सोडियम होता है। पोटेशियम सबसे अधिक धातु जो है होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आइए, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने के लिए बाबू, जिस तरीका से अभी आप लोग को बताए कि लोहा को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का पतली परत चढ़ाया जाता है ना, हो उसी तरीका से इस पर एल्युमिनियम जो धातु होता है, जिसका देखिएगा आप लोग तार बनल रहता है, बड़का बड़का खंभा वाला पोल नहीं देखे हैं, उस पर जो तार बनल रहता है वो एल्युमिनियम का ना होता है, हो एल्युमिनियम का रहता है। और एल्युमिनियम को जो है एनोडीकरण तरीका से, एनोडीकरण विधि से क्या किया जाता है? इसको जंग से सुरक्षित रखा जाता है और इस पर कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं लेपा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा कि एल्युमिनियम का कोई वस्तु है तो ये खुद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण, इसको नाम दिया जाता है। आइए बाबू, अगला है क्लोरीन के परमाणु की वाहितम कक्षा। Cl जो होता है बाबू, Cl 17 नंबर पर होता है। इसका जब अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा बाबू तो इस तरीका से बनता है 1s2 2s2 2p6 2p6 और 3s2 कितना हो गया देखिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 हो गया 3s2। और उसके बाद हो जाएगा, देखिए ऐसे बनाया जाता है 1s 2s 3s 4s 2p 3p 4p, इस तरीका से काटा जाता है। spd 3d, इस तरीका से होता है ना बाबू, 3d 4d, इसको काटिएगा तो ऐसे कट जाता है, ये सब इस तरीका से कट जाता है। 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया, तब 3p हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 3p, तो 3p5 हो जाएगा। तो देखिए ये भी तीसरा कक्षा हुआ, ये भी तीसरा कक्षा हुआ, तो 5 और 2 को जब जोड़ दीजिएगा बाबू तो 7 हो जाता है। इसका बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है वो 7 हो जाती है। आइए, इस धातु का गलनांक जो है सबसे कम है, मतलब कौन, मतलब तुरंत हम उसमें टेम्परेचर देंगे वो गलना चालू हो जाएगा। तो ये क्या? एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा नहीं, सबसे जो ज्यादा है वो क्या चीज बताइए? सोडियम। सोडियम को थोड़ा भी गर्मी मिलेगा वो एकदम क्या हो जाएगा बताइए? पिघलने लगेगा। आइए, निम्न में कौन सा उपधातु है? उपधातु कौन है? जिसमें धातु और धातु दोनों का बाबू गुण पाया जाता है ना, उसी को हम लोग उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उपधातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैलियम। गैलियम याद रखेगा, Ge है ना, Ge। जर्मेनियम याद रखेगा, गैलियम नहीं, जर्मेनियम। अगला चलिए, लोहे के फ्राइंग पैन समझते हैं किसको कहते हैं? जिसमें आमलेट बनता है बाबू, सब आमलेट देखे बनाते हुए, हाँ, तो लोहे को फ्राइंग पैन को जिंक की परत चढ़ा करके जो है बनाया जाता है। और हालांकि जो है जंग से बचाने के लिए सभी तरीका है, लेकिन जब लोहा के फ्राइंग पैन का बात करें तो आप लोग ये जो है सो बेस्ट आंसर इसका रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा।
आइए अगला चलते हैं। अगला हमारा सवाल है बाबू कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम कौन है इस सब में? बताइए कौन है सबसे कम? तो इसके लिए तो फिर हम वही लिख देते हैं के ना सा मंगल जन फे कड को नी फेकट को नी SN PB HCU AgAu। बाबू ये सक्रियता श्रेणी कहलाता है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए क्योंकि इनसे कुछ सवाल जो है देखिए इस तरीका का सवाल आ जाता है। तो हमको इसमें कह रहा है क्या चीज की सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है कि सबसे कम पूछ रहा है। तो जरा गौर कीजिए, Mg तो नहीं होगा, Mg से नीचे एल्युमिनियम है, जिंको ये है नीचा है ना, Fe वो से नीचा है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा बताइए इस सब में? देखिए सबसे ऊपर में हुआ Mg, तो ये ज्यादा हुआ, तो उसके बाद हुआ ये, उसके बाद जिंक हुआ, उसके बाद Fe हुआ। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? Fe। सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाएगा इसमें Fe आपका। क्या बोले सर? नहीं, देखिए इसमें क्या होगा, Zn क्या है ध्यान से, निम्नलिखित में कौन सबसे कम है? कम अभिक्रियाशील में देखिए ये कौन होगा? देखिए तो Mg पहले हुआ, ठीक है, Mg हो गया, Mg के बाद क्या हो गया? एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम के बाद क्या होगा? जिंक हो गया, और उसके बाद Fe है। तो सबसे नीचे Fe ना हो गया सक्रियता श्रेणी में, तो Fe कम हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आइए हम लोग क्या चलते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है बताइए? सोडियम का बाबू बहुत ही सुंदर होता है, सोडियम Na 11 नंबर पर होता है, याद रखिएगा। N लिखने के लिए बाबू ऐसे लोग लिखते हैं कि नहीं? तो ये 11 ध्यान में आप लोग को रखना है। आइए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु कौन है? तो भारी धातु जो होता है बाबू वो इसमें यूरेनियम आपका हो जाएगा। देखिए सबसे भारी हालांकि ऑस्मियम OS होता है, ऑस्मियम OS, लेकिन इस चूंकि ऑप्शन के हिसाब से यहां हम लोग को देखना है तो इसमें ध्यान आप लोग को रखना पड़ेगा, यूरेनियम होता है जो सबसे भारी धातु में यहां पर देखा जाएगा। अगला आइए, जस्ता का कौन सा अयस्क है बाबू बताइए? जस्ता का देखिए जिंक और जस्ता, तो देखिए Zn का मतलब जस्ता का मतलब जिंक, और जिंक देखिए दिया ही है। तो ये सवाल किसको नहीं बनेगा? ये तो आंसर हो गया उसका, है ना। चलिए समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिंक ब्लेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। धातु और धातु का बेस्ट तरीका से आप लोग आज के वीडियो से समझ रहे हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने का प्रयास करिएगा। आइए अगला हमारा सवाल है कि सोना की परमाणु संख्या बाबू कितना होता है? सोना जो धातु होते हैं जिसका हमारी माताएं बहनें सब गहना बनाती है, उनका क्या कितना होता है बताइए? तो उनका होता है 79, याद रखिएगा, 89 नहीं रे चला, 79 है ना, 79। अगला आइए, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? O2 होता है ना बाबू, O2 हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ 2 जो रहता है वही इसका हो जाएगा राइट आंसर, 2। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2। अगला आइए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन, देखिए याद रखिएगा धनात्मक कौन बनाएगा? धातु। ध से धातु, अध से धनात्मक आयन यही बनाएगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। इलेक्ट्रॉन कौन त्याग करता है बताइए? धातु। और धातु ग्रहण कर लेता है, इसीलिए देखिएगा जो अधातु है उस पर माइनस चिन्ह आ जाता है, Cl जैसे है उस पर माइनस आ जाएगा, और जो सोडियम है बाबू धातु है तो इस पर पॉजिटिव आ जाता है ना। आइए अगला पर चलते हैं। आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो बाबू सब वो 22 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना पूछेगा तो 24 कैरेट, अशुद्ध सोना पूछेगा तो कितना? 22 कैरेट, याद रखिएगा, है ना। 22 कैरेट ये होता है, और उसमें जो है और कोई चीज चांदी जैसे हुआ ये सब चीज उसमें मिला दिया जाता है ठोस होने के लिए। ताम्र का माने तांबा, याद रखिएगा, तांबा, कॉपर और टीन। कांसा जो होता है बाबू वो कॉपर और टीन का होता है। पीतल तो अभी जस्ट बताया है, पीतल जो होता है बाबू वो तांबा और जिंक का होता है। तांबा प्लस क्या चीज? जिंक। तांबा और जिंक को मिश्रण को हम लोग पीतल कहते हैं। सोल्डर सीसा टीन, ड्यूरालुमिन एल्युमिनियम का अति है, मिश्र धातु है। लेकिन ये याद रखिएगा कांसा कॉपर और टीन का होता है, ताम्र और टीन का होता है ना। अगला पर आइए, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र, मतलब क्या बाबू की सूत्र एक ही होगा मगर संरचना सूत्र उसका अलग अलग होगा। इस क्वेश्चन को हम आप लोग को जब कार्बन पढ़ाएंगे उसमें भी बेस्ट तरीका से बता देंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग याद रखेंगे, इसको हम लोग समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवी, जिसका संरचना सूत्र यानी अणुसूत्र एक के रंग हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो जाए उसको हम लोग समावयवी कहते हैं।
आइए अगला देखते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे, तो अ से अधातु, अ से याद रखिएगा अम्लीय, ये अम्लीय, उदासीन हम लगा रहे थे, अम्लीय याद रखिएगा, अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड कैसे, तो अम्लीय। धातु के कैसे, तो क्षारीय। अधातु के अम्लीय, अधातु के अम्लीय, अधातु के क्षारीय, कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए सिलिकॉन, सिलिकॉन, हाँ अब ये जस्ट एगो सवाल पढ़े थे वो था सिलिका क्या है, तो सिलिका तो एक प्रकार का यौगिक हो गया था, लेकिन सिलिकॉन जब पूछेगा बाबू तो ये एक हो जाता है उपधातु। क्या हो जाता है, सिलिकॉन एक उपधातु हो जाता है, ऐसा ही होता है, ये याद रखिएगा। गंधक, गंधक कहते हैं बाबू साहब हम लोग सल्फर को, S8 यानी सल्फर को ही हम लोग क्या कहते हैं, गंधक। सल्फर को क्या कहते हैं, गंधक। तो इसका होता है याद रखिएगा S से सल्फर, S से 16, 100 से 16, 100 से सल्फर, सल्फर को ही क्या कहते हैं, गंधक। इसका गोटी भी आता है क्या बाबू साहब, हाँ देखिएगा वो सब मतलब हमारे घरों आर में क्या किया जाता है बाबू साहब, जो जहाँ पर हम लोग अनाज रखते हैं उसके बोरा में उनके गोटी कोटी कर दिया जाता है, लपट के रख दिया जाता है, ताकि उसके गंध से जो कीड़ा मकोड़ा होता है वो उसमें नहीं लगता है, सूरा नहीं लगता है। आइए अगला देखते हैं। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, देखिए अभी इससे पहले पढ़े थे अधातु वाला, तो अधातु ब्रोमीन होता है, लेकिन धातु क्या होता है बाबू बताइए, पारा होता है, जो थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। अगला जिंक ब्लेंड, देखिए एगो जिंक वाला सवाल और था, एगो जिंक, इस सवाल बताइए किसको नहीं बनेगा, यहाँ जिंक है भी, जिंक का देखिए संकेत भी है यहाँ पर। ये सवाल पूछने वाला बताइए कितना बुर्बक होगा बिहार बोर्ड वाला, नहीं कि ई सवाल दे दिया, जब उसमें दे ही दिया जिंक, तो क्या जिंक नहीं इसका आंसर होगा, दूसरा हो जाएगा आंसर। निम्न जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है, तो जिंक का है भाई, जिंक का है। अगला आइए, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है बाबू, आयनन ऊर्जा जो होता है वो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो में सबसे अधिक, ये क्लोरीन हुआ, ये फ्लोरीन हुआ, ये ब्रोमीन हुआ, ये आयोडीन हुआ। आयोडीन तो आप लोग जानते होंगे जिसको खाने से घेघा रोग नहीं होता है, तो ये आयोडीन हुआ, लेकिन सबसे अधिक तो यही क्लोरीन जो होता है, इसी का आयनन ऊर्जा जो है सबसे बेस्ट होता है बाबू, मतलब अधिक होता है, अधिकतम। और सबसे कम किसका हो जाएगा, आयोडीन का। आइए अगला चलते हैं। हाँ सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, मतलब दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जिसको भगवान ने बनाता है, बताइए वो क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग चित्रे के माध्यम से समझ गए होंगे कि हीरा होगा, है ना, डायमंड। अभी डायमंड वाला गाना चल रहा है ना बाबू, तो याद रखिएगा। आइए क्यूपराइट, क्यू जो है बाबू हो, क्यूपराइट जैसे सीयू लिखिएगा, तो क्यूपराइट जो है सीयू का होता है, याद रखिएगा कॉपर का होता है। क्यूपराइट जो होता है धातु का अयस्क, किस धातु का अयस्क आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कॉपर का, कॉपर का क्यूपराइट। जैसे अभी आप लोग पढ़े थे, अच्छा आप लोग लोहा का जानते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पाइराइट, ये किसका होता है, लोहा का होता है। और अगर कॉपर का पूछा जाएगा तो क्यूपराइट कॉपर का होता है, कोई दिक्कत। आइए निम्नांकित निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, किसका संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होगा बाबू, तो फास्फोरस जो होता है, इसमें देखिए ये सिलिकॉन हो गया, इसका 14 हुआ, ये 13, ये 14 हुआ, ये 13 हुआ, ये 11 हुआ, तो सबसे ज्यादा यही ना फास्फोरस 15 हुआ, तो 15 में सबसे ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। इन सब में कम होगा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिखबो हो बाबू सब, तो इन सब का कम होगा, कम लिखिएगा तो इसका कम होगा। फास्फोरस 15 है ज्यादा, तो उसका जो है ये अधिक हो जाएगा। चलिए अगला, अगला बाबू कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा करके रखते हैं, यानी मिट्टी के तेल में। डीलर साहब जो देते हैं बाबू बांटते हैं, अब तो हालांकि ये मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है, तो याद रखिएगा तांबा, तांबा कौन होगा इसका आंसर, राइट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम। सोडियम को ही रखा जाता है, ये देख लीजिए किरोसिन का तेल ऐसा होता है, डीजल ऐसा होता है, पेट्रोल ऐसा होता है, क्या सर ये क्या है बताइए, डीजल हुआ, ये क्या हुआ पेट्रोल हुआ, ये क्या हुआ केरोसिन हुआ। तो केरोसिन में किसको डुबा करके रखते हैं, सोडियम को, सोडियम को। और सोडियम को ध्यान में रखिएगा, इसको चाकू से भी हम लोग खचाक कर सकते हैं, काट सकते हैं, चाकू से भी सोडियम को काटा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। आइए अगला चलते हैं। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, बस अभी जस्ट समझाए होंगे थोड़ा पहले कि अम्ल राज्य कहते बाबू एक्वा रेजिया के। देखिए इसमें सोना दीजिएगा, चांदी दीजिएगा, कुछ डालिएगा तो गल जाता है, तो कौन क्या गल जाता है, तो सोना गल जाता है। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वह है सोना, सोना। इस पर एक सवाल है बाबू बहुत सुंदर, कि गांव में एक आदमी है, वो कहता है कि सोना चांदी जो आपका आभूषण है वो साफ करवाइए,
मान लीजिए आपके गांव में आया एगो जो है कह रहा है क्या सोना चांदी साफ करवाना है किसी व्यक्ति को, तो करवाओ सोना चांदी का जो आभूषण उसको साफ करवाओ। तो वो क्या लेके घूम रहा है बताइए? वो लेके घूम रहा है एक्वा रेजिया, जिसे हम लोग अम्ल राज्य कहते हैं। बताइए वो कितना पढ़ा लिखा है? वो आप लोग अगर नहीं पढ़े लिखा रहेगा, जो लड़की मान लीजिए, वो तो इससे आभूषण करवा लेगा, और ये क्या करता है, आभूषण को गला देता है। तो ऊपर से आपका जो होगा सोना का मात्रा वो घट जाएगा, फिर आप थका हुआ महसूस करिएगा। इसलिए ध्यान में रखिएगा, पढ़ाई जरूरी है कि जो है वह धातु जो सिर्फ अम्ले राज में घुलता है, सब जानिएगा तब ना, नहीं तो कोई आके ठग लेगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं अगला, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और टीन। देखिए कॉपर और टीन, कॉपर टीन से बाबू बनता है कांसा। कांसा, कॉपर और टीन को हम लोग कहते हैं कांसा। कॉपर और टीन से क्या बनता है बताइए? कांसा का निर्माण होता है। तो ये ध्यान में आप लोग को रखना है, कॉपर टीन से कांसा का निर्माण होता है। अगला ये यशद पुष्प किसको कहते हैं? यशद सोना जिंक को कहा जाता है। अब पुष्प यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ZnO इसका आंसर होगा। यानी जिंक का फूल, जस्ते का फूल किसको कहते हैं? तो ZnO को कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं जस्ते का फूल। आइए फ्लोरीन F का परमाणु संख्या पूछ रहा है बाबू, तो F का परमाणु संख्या याद शुरुआती में तो दिले है बाबू, क्या है? 9 जो होता है वो फ्लोरीन की परमाणु संख्या होता है। तो अगला आइए, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन है? तो जरा एक बार लिख लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। के नासा मंगल जन फे कड को नी SNPB HCuAgAu हुआ ना बाबू, ये हुआ सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी में जरा मिलाइए, तो Na हुआ सबसे अधिक, ठीक है, Na ऊपर में है, उसके बाद Mg हुआ, उसके बाद जिंक हुआ, उसके बाद कॉपर हुआ। तो राइट आंसर डी इसका बाबू हो जाएगा। बाकी ऊपर वाला कोनो देखिए सब गलत है। आइए देखिए एकदम इसमें मैचिंग कर रहा, सबसे हाईएस्ट जो अभी क्रियाशील होता है वो होता है क्या चीज? पोटेशियम के बाद होता है सोडियम। कोई दिक्कत है बाबू? हो आइए Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, यानी इसका हम एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीजन साइड इसमें से लोहा साइड हो गया और एल्युमिनियम वहां पर चले गया, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? तो ये हो जाएगा बाबू विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा बाबू? विस्थापन अभिक्रिया होगा। अगला आइए हम लोग देखते हैं, शुष्क बर्फ, सूखा जो बर्फ होता है सोना सब, वो क्या होता है? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सूखा बर्फ किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा हुआ बर्फ कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ। मतलब क्या, बर्फ जो होता है वो गीला बर्फ खाने वाला, वो नहीं। 2 रुपया में हम लोग ललका वाला अथी खाने लगते, वो नहीं। शुष्क बर्फ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। निम्नांकित में कौन अधातु है बताइए? तो फास्फोरस जो होता है बाबू, ये एक अधातु होता है, ध्यान में रखिएगा। फास्फोरस 2 तरह के होते हैं, एक होता है लाल फास्फोरस, एक होता है सफेद फास्फोरस। तो फास्फोरस इसमें क्या हो जाएगा आपका? एक अधातु हो जाएगा। समझते हैं कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा बताइए? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में बताइए कि सर हमको बहुत मजा आ रहा है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि कैल्शियम, Ca जो होता है बाबू, Ca कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, 20 याद रखिएगा। इसका परमाणु संख्या 20 हो जाता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अब अगला सवाल है हमारा कि कैलेमाइन, कैलेमाइन किसका जो है, किस धातु का अयस्क है बाबू? तो कैलेमाइन एल्युमिनियम, लोहा, पारा आर का नहीं होता, ये होता जिंक का। जिंक ब्लेंड कैलेमाइन जिंकाइट, जिंक 3 गो होता है याद रखिएगा। जिंक ब्लेंड कैलेमाइन जिंकाइट, जिंक ब्लेंड कैलेमाइन और जिंकाइट जो होता है वो जिंक का होता है, याद रखिएगा। जिंक वाला तो अभी इधर क्या को पढ़े हुए हैं, पढ़े कि नहीं? तो वो ध्यान में रखिएगा, इसका जिंक आंसर हो जाएगा। अगला ये बाबू कि निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होता है? तो सर्वाधिक तन्य के लिए फेमस है बाबू सोना। सोना इतनी ज्यादा तन्य धातु होता है और आघात वर्धनीय भी। तन्य का मैंने समझे कि तान करके जिसको तार बनाया जा सकता है उसको हम लोग तन्य कहते हैं। आघात वर्धनीय जिसको पीट पीट करके चादर के रूप में फैला दिया जाएगा तो वो आघात वर्धनीयता कहलाता, याद रखिएगा, है ना। तो इसके लिए जो है बदनाम धातु कौन है वो जानते हैं बाबू? इसके लिए बदनाम धातु है सोना, है ना। सोना जो है इसको बहुत पीट सकते हैं एकदम, देखिएगा तब ने देखिएगा लड़का सब अपने सोना को बहुत पीटता है ना। आइए मालाचाइट,
मालाकाइट मेलेकाइट को कहा जाता है Cu, यानी कॉपर का जो है बाबू हो ये अयस्क होता है, ध्यान में रखिएगा। मालाचाइट यहाँ पर दे दिया है, हालांकि हम नहीं बनाए हैं क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। मालाचाइट याद रखिएगा, चाइट लिखाया है तो चाइटे याद रखिएगा। मालाचाइट कॉपर का होता है। अगला आइए देखते हैं ड्यूरालुमीन। रालुमीन देखिए ये जो है बाबू ये एल्युमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम आप लोग लिखिएगा तो उसी में भी एल्यूमिनियम कहलाएगा, तो ड्यूरालुमीन में भी एल्यूमिनियम यहाँ पर कहलाएगा। एल्यूमीन देखिए यहाँ पर ध्यान से, एल्यूमीन, तो एल्यूमिनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ड्यूरालुमीन जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ना मिश्र धातु होता है। सोडियम फॉस्फेट, सोडियम का तो सर Na होता है, और फॉस्फेट का होता है PO4, PO4 का होल थराइस, Na2 PO4 का होल थराइस हो जाएगा, Na2 PO4 का होल थराइस हो जाएगा, सोडियम फॉस्फेट याद रखेगा, ये आंसर होगा इसका। अगला सवाल है निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु किसको कहते हैं बाबू हो? जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु। तो उपधातु क्या हो जाएगा? ये याद रखेगा, AS है उपधातु। Fe जो है लोहा हो गया, ये नहीं हुआ, कॉपर हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं, तो AS इसका हो जाएगा क्या चीज बताइए? इसका उपधातु है ये, उपधातु। उपधातु की हालांकि संख्या 7 होता है, ये याद रखिएगा। एंटीमनी है, SB एंटीमनी होता है, वो SB इसका देख लीजिएगा आप लोग। निम्नांकित में किसको जल में डुबा करके रखते हैं बाबू बताइए? तो जल में डुबा करके रखते हैं हम लोग फास्फोरस को, लेकिन हमको बिहार बोर्ड वो से आगे बढ़ गया, कह रहा है श्वेत फास्फोरस को कि लाल फास्फोरस को कि आयोडीन को कि सल्फर को। तो बाबू सब श्वेत फास्फोरस को हम लोग क्या करते हैं? ये जल में डुबा करके रखते हैं, क्योंकि ये जो होता है बाबू ये कमरे के तापमान पर ही आपको जल जाएगा। इसी का ना पहले जो है माचिस बनाया गया था, जिसको बाद में क्या कर दिया गया? अस्वीकृत कर दिया गया था। बाद में लाल फास्फोरस के उपयोग से माचिस बनाया जाने लगा, जो कमरे के तापमान पर नहीं जलता है बल्कि रगड़ने पर जलता है। माचिस इसी का बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला पर चलते हैं हम लोग। अगला हमारा सवाल है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में जो रहता है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में जो बाबू रहता है, उसको हम लोग कहते हैं अधात्री या गैंग कहते हैं, याद रखिएगा। जब लोग मिट्टी के अंदर से अयस्क को निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारा गंदगियां चली आती है ना, जैसे मिट्टी हो गया, बालू हो गया, कंकर हो गया, पत्थर हो गया, सारी चीज आ सकता है बाबू। कोई भी चीज जमीन के अंदर से निकालेंगे तो उसको हम लोग गैंग या मैट्रिक्स या अधात्री इसको हम लोग कहते हैं। चलिए अगला पर आइए। अगला हमारा क्वेश्चन है सोने में कौन सी धातु मिला करके जो है मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो सोना के लिए बदनाम है चांदी। सोना चांदी, सोना, सोना जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, क्या कि चांदी जैसा रंग है तेरा? हाँ, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान ए गोरी, बाकी सब कंगाली। गाना सुने होइएगा। तो सोना, सोना के लिए जो होता है वो चांदी जो है बेस्ट होता है, इसी के साथ मिला करके जो है बनाया जाता है। कॉपर हालांकि तांबा भी मिला दिया जाता है, तांबा भी मिलाया जाता है, तो याद रखिए, लेकिन यहाँ पर आपको चांदी देना है। अगला आइए, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड बाबू अधातु का होता है, तो इसका याद रखिएगा। देखिए SO2, SO2 समझते हैं सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, और इसी के कारण अम्ल वर्षा हो जाती है। अम्ल वर्षा समझते हैं जब वर्षा के साथ साथ एसिड की मात्रा चले आती है जमीन पर, तो वो क्या कहलाता है? अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा SO2 गैस के कारण होता है, चिमनी के कारण, चिमनी से ये गैस निकलता है और उसके कारण जो है ये होता है SO2, याद रखिएगा। ये बहुत ही अम्लीय ऑक्साइड होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन होगा? ये सब तो बाबू सोना सब क्षारीय ना होगा हो, काहे कि वो धातु का ऑक्साइड है, तो धातु का ऑक्साइड होगा तो क्षारीय, और अधातु के होगा तो अम्लीय। बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर SO2 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा इसका। समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम मन लगा के पढ़िए ध्यान से। और धातु का क्या हो जाएगा बताइए? SO2 इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं। पारा और एक अन्य धातु को, मिश्र धातु को क्या कहते हैं बाबू? पारा के साथ जब किसी धातु का मिश्र धातु बनाया जाता है ना, तो उसको हम लोग अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम। नामे है उसके मिश्र धातु को अमलगम हम लोग कहते हैं, है ना। तो पारा के साथ अगर किसी धातु का मिश्र धातु बनाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम। ये सब नहीं याद रखिएगा। ये कांसा कॉपर टीन से बनाया जाता है, सोल्डर शीशा टीन से बनाया जाता है, पीतल तांबा जिंक से बनाया जाता है। कांसा कॉपर प्लस टीन, है ना, सोल्डर शीशा प्लस टीन, शीशा प्लस टीन, पीतल, पीतल तांबा कॉपर प्लस जिंक, कॉपर तांबा कॉपर प्लस जिंक हो जाएगा। अमलगम जो है पारा के साथ बनाया जाता है। क्या चीज? पारा के साथ प्लस में कोई और अन्य धातु कर दीजिएगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? अमलगम। बाबू साहब
आज आप लोग 72 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीका से समझने का प्रयास किए हैं। अगर ये 72 आपको याद रहा ना, तो धातु अधातु में चैलेंज करते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, है ना। तो आप लोग इसको आज बहुत ही अच्छा तरीका से देखे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, इजाजत दीजिए। फिर आप लोग के जल्द ही लेकर के बहुत ही सुंदर सा वीडियो आप लोगों को लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।